हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके 5th यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, इससे पहले मैं इस बुक के 4 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस वीडियो में हम जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे यूनिट का नाम है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। इन दो टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो इन दो टॉपिक के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सरकार होती है वो कितने टाइप्स में या फिर कितनी व्यवस्था में डिवाइड होती है। तो हमारी सरकार जो होती है वो पहली आती है इसमें संसदीय व्यवस्था, दूसरी संघीय व्यवस्था, तीसरी आपातकालीन प्रावधान, चौथी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पांचवी केंद्रीय राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो केंद्रीय गवर्नमेंट होती है उन सबके जो रिलेशन होते हैं वो आ जाते हैं। संसदीय व्यवस्था जो कि हम इस वीडियो में अभी देखेंगे, संघीय व्यवस्था भी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान जो होते हैं इमरजेंसी, तो इस समय पर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसका शासन होता है आपातकालीन प्रावधान में। अब लास्ट बच जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम अपने पड़ोसी जो देश होते हैं, जो विदेशी कंट्रीज होते हैं, उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी सरकार के, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो पूरी सरकार की प्रणाली होती है वो इन 5 चीजों से डिफाइन हो जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइज, आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण दोष बताइए या फिर संसदीय व्यवस्था क्या होती है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था होती क्या है। तो आई होप आपको पता होगा संसद क्या होता है। संसदीय प्रणाली का अर्थ सरकार के उस रूप से है जिसमें सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसमें विधानसभा द्वारा कार्यपालिका बनाई जाती है जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होती है और इसके द्वारा खारिज भी की जा सकती है। कार्यपालिका कौन होती है? कार्यपालिका जो विधानसभा जो होती है वो कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। और कार्यपालिका भी जो है वो विधानसभा के जरिए ही बनाई जाती है, विधानसभा के द्वारा ही बनाई जाती है और विधानसभा को जवाबदेह भी होती है। अगर विधानसभा चाहे तो कार्यपालिका को खारिज भी कर सकती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। J.W. गार्नर 1952 में इन्होंने परिभाषा दी थी संसदीय व्यवस्था की। तो देखते हैं, वह व्यवस्था जिसमें अविलंब और कानूनी तौर पर वास्तविक कार्यपालिका मंत्रालय या मंत्रिमंडल अपनी राजनीतिक नीतियों और कामों के लिए विधानसभा या इसकी किसी एक शाखा, तो विधानसभा के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी एक शाखा यानी कि सदन के प्रति जिम्मेदार होता है, जबकि शीर्ष या सांकेतिक कार्यपालक राज्य का मुखिया लापरवाही की जिम्मेदारी लेता है। तो ये एक डेफिनेशन थी जो कि J.W. गार्नर ने दी थी। इस प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में होती है। जो संसदीय प्रणाली है उसकी शुरुआत ब्रिटेन में होती है, फिर उसके बाद उसे भारत, जापान, जर्मन, इटली, कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भी अपनाया। तो अब इसके बाद हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था जो होती है उसके गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की संसदीय रूप की व्याख्या करता है। तो हम यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। भारत का जो संविधान होता है उसमें सरकार के जो संसदीय स्वरूप होते हैं, केंद्र और राज्य के जो दोनों सरकारें होती हैं उनके संसदीय रूपों के बारे में बताया जाता है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 जो है केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। तो केंद्र में जो संसद होती है उसके बारे में तो अनुच्छेद 74 75 में दिया गया है, जबकि जो राज्य में संसद होती है उसके बारे में आर्टिकल 163 और 164 में बताया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में विभाजित होती हैं।
तो लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं, जो कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों की जो प्रकृति होती है उसी के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में विभाजित हो सकते हैं। संसदीय व्यवस्था होती है, एक तो संसदीय व्यवस्था होती है, दूसरी होती है राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति होता है मेन। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इस सब में आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कामों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो कार्यपालिका अगर कोई भी काम गलत करती है तो विधायिका को उसको उसका जवाब देना होता है, और साथ ही साथ अगर विधायिका चाहे तो उसको खारिज भी कर सकती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन, कनाडा, जापान, भारत में प्रचलित है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है, मतलब कि जब तक संसद चाहती है जब तक ही सरकार चलती है, जब तक ही कार्यपालिका बनी रहती है। अब संसदीय सरकार जो होती है उसकी विशेषताएं, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। पहली है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री जो होता है अनुच्छेद आर्टिकल 74 के द्वारा मंत्री परिषद बनाता है, और अपने नेतृत्व में मंत्री परिषद बनाया जाता है, अपनी मर्जी से बनाता है वो, जो राष्ट्रपति को काम पूरे कराने में परामर्श देता है, और इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो ऐसा मंत्री परिषद होता है वो जो कि राष्ट्रपति का कोई भी काम है तो वो पूरा करवाता है, उसको परामर्श देता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो होता है उसका जो परामर्श उसने बताया है, जो भी फैसला उसने लिया है या फिर जो भी बात बताई है वो मानने के लिए राष्ट्रपति मजबूर होता है। तो इसकी पहली विशेषता है मतलब कि वास्तविक और नामिक कार्यपालिका होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसमें। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और खासकर लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 के द्वारा हमारा संविधान कहता है कि जितने भी मंत्री हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, खासकर लोकसभा के प्रति। बहुमत प्राप्त दल का शासन, तो जो भी दल होता है जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होता है उसी का शासन चलता है, वही सत्ता में आता है। इस व्यवस्था में जिस दल के नेता को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है और शासन करता है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक एकरूपता। मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। तो जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो एक ही दल की मंत्री परिषद होती है, क्योंकि जिस दल की सरकार बनाई जाती है उसका जो प्रधानमंत्री होता है, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो जिस भी दल का होता है वो अपने ही दल के सभी अधिकारियों को या फिर नेताओं को लेकर मंत्री परिषद बनाता है। इस तरह से जो है उनमें डिफरेंसेस पैदा नहीं होते हैं, उनके फैसले जो है वो सेम रहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है, वह मंत्री परिषद तथा संसद का सर्वोच्च नेता होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है संसदीय व्यवस्था में। दोहरी सदस्यता, एक मंत्री जो मंत्री परिषद का सदस्य होता है वह संसद का भी सदस्य होता है, और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उसके पास होती है। तो इस तरह से उनके पास दोहरी सदस्यता होती है। अगर वो मंत्री परिषद का सदस्य है तो संसद का भी सदस्य होगा वो, तो इस तरह से दोहरी सदस्यता हो जाती है। निचले सदन का विघटन, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का विघटन किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री करवाता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का विघटन भी करवा सकता है। 8 पॉइंट है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं देते। तो किसी को भी जो है उनके जो भी मंत्री परिषद में काम हो रहा है, उनके जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसकी सूचना किसी को भी नहीं मिलती। 9 पॉइंट है संसद की चुनावी प्रणाली। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के गठन के लिए अलग से चुनाव नहीं होते, बल्कि विधायिका में से ही कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जबकि राष्ट्रपति और विधायिका का चुनाव अलग अलग होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है उसका जो गठन होता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है।
तो इसमें ये बताया जाएगा कि जो कार्यपालिका जो होती है उसका जो गठन होता है वो विधायिका में से ही होता है, कोई बाहर से अलग से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए अलग से चुनाव करवाए जाते हैं। बट अमेरिका में कैबिनेट सरकार संसदीय व्यवस्था में अस्थायी होती है। शक्तियों का केंद्र कैबिनेट होता है, इसलिए इस व्यवस्था को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कैबिनेट सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट होती है उसके अंदर, इसलिए उस सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 53 व 74 में संसदीय व्यवस्था मौजूद है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की पूरी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की सारी शक्तियां होती हैं, ये आर्टिकल 53 कहता है। राष्ट्रपति को सलाह तथा सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार काम करेगा। तो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, और जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो भी सलाह देता है राष्ट्रपति को वो मानना पड़ता है, उसके लिए वो बाध्य होता है। और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर जो भी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो जाता है। वो 12 पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। यदि विधायिका में मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, मतलब कि पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है उसको निरस्त कर दिया जाता है। 13 पॉइंट है विधायिका व कार्यपालिका। तो इस व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका का खास सहयोग होता है। उत्तरदायी सरकार होने के कारण कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता है। जब कभी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति अपना विश्वास खो देती है तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा दल बहुमत साबित करके सरकार बना सकता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।